शाम के 7 बज रहे हैं। नमस्कार, न्यूज 24 पर आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। आपके साथ में हूं मानक गुप्ता। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो गया है। 4 फरवरी को वोटिंग की शुरुआत हो जाएगी और सभी राज्यों के नतीजे 11 मार्च को आ जाएंगे, होली से ठीक पहले। यानी 11 मार्च ही वो तारीख है जिस दिन पता लगेगा कि देश भर में लागू नोटबंदी को लोगों ने सही में समर्थन दिया है या फिर नहीं। चुनाव होने हैं यूपी, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में। पंजाब में और गोवा में 4 फरवरी को एक ही चरण में, एक ही फेज में वोट पड़ जाएंगे, जबकि उत्तराखंड में 15 फरवरी को एक ही फेज में पोलिंग हो जाएगी। मणिपुर में 2 फेज में पोलिंग होगी, 4 और 8 मार्च को। यूपी का चुनाव 7 चरणों में होगा। यहां वोटिंग के दिन हैं 11, 15, 19, 23 और 27 फरवरी और इसके बाद 4 और 8 मार्च। इन 5 राज्यों में सब जानते हैं सबसे अहम है उत्तर प्रदेश, जो इस बार प्रधानमंत्री मोदी के लिए सबसे बड़ी जंग है। इसीलिए हमारा सबसे बड़ा सवाल आज यही है, क्या यूपी का चुनाव मोदी के लिए 2019 का सेमीफाइनल है? और क्या 5 राज्यों के चुनाव में नोटबंदी की असली परीक्षा होगी? इसी पर बहस होगी। लेकिन पहले जरा सुनिए चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद नेता लोग क्या कह रहे हैं। कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री जी आए थे लखनऊ में। अभी आपके आने से पहले प्रधानमंत्री जी आए थे। हमें लगा शायद कुछ दे करके जाएंगे, लेकिन क्या मिला वो तो हमारे लोग जानते होंगे। जिन्होंने अखबारों में भाषण पढ़ा होगा, टीवी पर सुना होगा, वो शायद ढूंढ रहे होंगे कि काम कहां पर है, अच्छे दिन वाला मामला कहां पर है। इसलिए कम से कम समाजवादी लोगों ने वो जमीन पर उतार कर दिखा दिया। अब तो आकलन होगा कि लैपटॉप किसने बांटे, डिजिटल इंडिया की बात कौन कर रहा है। बीजेपी देखिए, श्री अखिलेश यादव जी का चेहरा बहुत दागदार है। किसी भी डिटर्जेंट से अब उनका दाग धुल नहीं सकता है, इसलिए अखिलेश यादव जी का जाना तय है। बसपा 2014 में ही जा चुकी है, उसको 17 में उसका कोई लगभग अस्तित्व नहीं बचा है। कांग्रेस वैसे भी उत्तर प्रदेश में कहीं अता पता नहीं, खोजने से भी नहीं मिल रही है। इसलिए 2017 का जो चुनाव है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष का होगा और सफल होंगे, हम सरकार बनाएंगे। 5 राज्यों में इलेक्शन हो रहे हैं, इनका बहुत बहुत स्वागत। और इसकी अपेक्षा की जा रही थी, कोई इस पे ज्यादा टिप्पणी करना जरूरी नहीं है। और मुझे पूरी आशा है कि ये इलेक्शन शांतिपूर्ण तरीके से हो जाएंगे सभी पांचों राज्यों में और कोई भी गड़बड़ न हो। और जाहिर है हम इच्छा करेंगे कि 5 राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनेंगे। इससे बहुत इच्छा और हम क्या प्रकट कर सकते हैं। लेकिन सवाल आज यही है, क्या वाकई 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव मोदी के 2.5 साल की सरकार का हिसाब किताब होगा क्या? इसी पर बहस होगी। बीजेपी से सुधांशु त्रिवेदी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, कांग्रेस से मेरे साथ मीम अफजल साहब जुड़े हैं। मीम अफजल साहब आज लखनऊ में हैं। अभी उनसे पूछेंगे कि लखनऊ में उन्हें क्या महसूस हो रहा है। यहां स्टूडियो में राजकुमार भाटी समाजवादी पार्टी से और बीएसपी से मेरे साथ चौधरी मुनव्वर हसन गौड़। आप सभी का स्वागत है। सुधांशु जी, क्या आप सहमत हैं 5 राज्यों के चुनाव, खासतौर से यूपी का चुनाव 2019 का सेमीफाइनल है? मोदी जी की 2.5 साल की सरकार का हिसाब किताब कैसा रहा, ये इन नतीजों से पता लगेगा। सुधांशु जी। देखिए मानक जी, मोदी जी इस समय देश के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, परंतु क्या ये कहना न्याय संगत लगता है कि सरकार उत्तर प्रदेश में सपा की, भाजपा न वहां सत्ताधारी दल न विपक्षी दल, और रिपोर्ट कार्ड भाजपा की केंद्र सरकार का? अगर यह कहने का प्रयास है तो इसका मतलब उत्तर प्रदेश में जो कुछ भी हुआ है पिछले कुछ सालों में, दंगों की श्रृंखला, सांप्रदायिक उन्माद, गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार, बाहुबलियों का आतंक, उस सब पे पर्दा डालने का एक प्रयास है। तो बैकफुट पर आ गए सुधांशु जी। इन सारे मुद्दों पे चुनाव होगा। हाँ, नहीं सुनिए तो पूरी बात सुनिए। यह चुनाव इन सारे मुद्दों के ऊपर होगा। हाँ, केंद्र में हमारी सरकार है तो उसके अच्छे कार्यों का हमें लाभ भी मिलेगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता का भी लाभ मिलेगा। हाँ। तो इन सारी चीजों को एक साथ रखकर ही आप तय कर सकते हैं। एक चीज को आगे करके बाकियों पर पर्दा डालने का प्रयास नहीं सफल हो सकता। मतलब आप साफ साफ कह रहे हैं मोदी जी की 2.5 साल की सरकार के ऊपर वोट नहीं पड़ेगा यूपी में, और समाजवादी पार्टी ने जो 5 साल सरकार चलाई। भाई मानक जी, बड़ी अजीब बात है। सरकार अखिलेश की है, चुनाव में जा रही है अखिलेश की सरकार, और वोट होगा मोदी की सरकार पे। ये आप ही तो 2.5 साल में
आपकी सरकार ने जो किया है आप अखिलेश उसके आधार सरकार पर जा तो रही वोट है ना। मांग रहे हैं सुधांशु जी यूपी 73 में। सांसद दिए उत्तर प्रदेश ने आपको सुधांशु जी, आप तो मैंने तो नजरअंदाज कहा कैसे कि करते हैं? उसका लाभ 73 हमको मिलेगा। सांसद किसी भी काम पे खड़े नहीं उतरे हैं, उनका रिपोर्ट कार्ड क्या जनता नहीं देखेगी? 73 सांसद उत्तर अरे भाई प्रदेश में मैं तो आपको कह रहा दिए हूं, आने दीजिए ना और चुनाव नजर नहीं परिणाम। आए कहीं चुनाव अरे क्षेत्रों अभी में, नजर पहले नहीं ये आए। बताइए 225 सांसद खड़ंजा तक किसी सांसद ने नहीं विधायक लगाया। कितने खड़े उतरे हैं वो बताइएगा ना। अभी तो उसका हिसाब है, 73 सांसदों का हिसाब 2019 में होगा। उत्तर प्रदेश सरकार अच्छा खड़ी उतरी है। एक सेकंड मैं वापस मुद्दे पे आ रहा हूं। सुधांशु जी देखिए तू मैं हम फंस जाए, मैं सीधा सा कह रहा हूं, आप यूपी में जाएंगे सुधांशु जी, मोदी जी आपका चेहरा है, आपने सीएम का कोई फेस रखा नहीं है। आप कह रहे हैं आपने 2.5 साल में केंद्र में जो काम किया है उसके आधार पर वोट मांगेंगे ना। विकास आपने किया है 2.5 साल में, आप उसी के आधार पर वोट मांगेंगे ना यूपी में। तो इसका मतलब अगर उसे जनता स्वीकार करती है तो आप पास हैं केंद्र में, और अगर रिजेक्ट करती है यूपी में उसे तो मतलब फेल है, सिंपल है। जी ऐसा है मानक जी, हम उत्तर प्रदेश में विकास का एक स्वरूप और एक विकल्प सामने रखेंगे जिसका आधार होगा केंद्र की सरकार और हमारी अनेक अनेक राज्यों की सरकार। और उत्तर प्रदेश में सपा बसपा कांग्रेस की यह तिकड़ी जिसने की 15 साल इस प्रदेश को बर्बाद किया, जो मैं आप जिम्मेदारी से कॉन्फिडेंट कहता क्यों नहीं लग रहे हूं, 10 साल सुधांशु जी केंद्र में आज? यूपीए सरकार में सपा आपका बसपा दोनों कॉन्फिडेंस गठबंधन कहां है की। कि हाँ हम जीतेंगे? अरे मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंट हूं भाई। आप देखिए मानक जी, मैं बहुत साफ कह रहा हूं, आप अगर सपा के पापों पर पर्दा डालना चाहते हैं कि मुजफ्फरनगर से लेके और बुलंदशहर के बलात्कार कांड तक और राम और मथुरा के रामवृक्ष तक को केवल पर्दे में छुपाना चाहते हैं केंद्र सरकार की आड़ में, तो यह संभव होने वाला नहीं है उत्तर प्रदेश की जागरूक जनता में। सब कुछ तराजू पे तौला जाएगा, केंद्र से लेकर मुजफ्फरनगर और मथुरा से लेकर बुलंदशहर तक। चलिए ठीक है, ये जवाब मुझे मंजूर है आपका कि केंद्र के काम का भी किसी की भी समीक्षा मुजफ्फरनगर कांड आपकी एक सेकंड चौधरी साहब एक सेकंड कांड रुकिए, में आप भी शामिल हैं। मुझे ये मंजूर है कि केंद्र की भी समीक्षा हो जाएगी, राज्य की भी समीक्षा हो जाएगी। आपको ये मंजूर है? भाटी जी? बिल्कुल बिल्कुल पक्का हम अपनी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं। और सुधांशु जी जो कह रहे हैं कि विकास का विकल्प देंगे, मेरी समझ में नहीं आता विकास का कौन सा विकल्प होता है। उत्तर प्रदेश में जो विकास का मॉडल अखिलेश यादव ने रखा है, हाँ। जो 302 किलोमीटर का हाईवे 22 महीने में बनकर तैयार हुआ है, क्या उसका कोई विकल्प है? जो आज किसानों को पानी सिंचाई के लिए फ्री मिल रहा है उत्तर प्रदेश में, उसका कोई विकल्प है? आपके 55 लाख 5 लोगों साल का को हिसाब किताब है। आपके 5 साल का हिसाब 5 किताब साल है में ना? इतने काम किए हैं, हाँ। कभी किसी सरकार ने नहीं किए उत्तर और मोदी प्रदेश जी में। के 2.5 साल का और भी है। भारतवर्ष के किसी राज्य में इतने काम किसी सरकार ने नहीं किए जितने अखिलेश यादव की सरकार ने 5 साल के मोदी अंदर जी के किए। 2.5 साल का भी हिसाब किताब मोदी है। जी केवल जुमलेबाजी करते रहे। 2.5 साल का हिसाब नहीं, किताब है। बिल्कुल 2.5 साल का हिसाब मांगा जाएगा, नोटबंदी का हिसाब मांगा जाएगा। जो जनता लाइन में लगा दी, 150 लोग मर गए लाइन में बैंकों की में, उनका हिसाब क्या जनता नहीं मांगेगी? चलिए ठीक है, आप दोनों रूलिंग पार्टी हैं, आप यूपी में, आप केंद्र में, जनता जरूर रूलिंग पार्टी की तरफ देखती है और उसके आधार पर वोट करती है। मीम अफजल साहब, क्या आप सहमत हैं 2019 का सेमीफाइनल मोदी जी के लिए हम इसे कह सकते हैं क्या? क्योंकि 2.5 साल हो गए। देखिए, सुधांशु भाई ने उत्तर प्रदेश का जिक्र किया जहां उनकी सरकार नहीं है और सरकार पे हमला बोल दिया। गोवा में किसकी सरकार है, पंजाब में किसकी सरकार है, वहां हिसाब किसका होगा? भाई मेरे, सब जगह आपका हिसाब होना है। और अब हम इसको इशू नहीं बना रहे हैं, आप समझेंगे अपोजिशन इशू बना रही है नोटबंदी को। ये इशू बना लिया है अवाम ने, जनता ने इसको इशू बनाया है। और एक ही इशू ऐसा है जो आपके हर दावे को खा जाएगा, इसलिए कि आपने कहा था अच्छे दिन आएंगे और इस देश के अंदर इतने बुरे दिन आए कि लोगों की जेब का आखिरी पैसा भी निकाल के आपने बैंकों में जमा करा लिया और वापस दे नहीं रहे आप उसको। किसान का जो हाल है तफसील बताने की जरूरत नहीं है, रोज टीवी पे हम लोग बोलते रहते हैं। देखिए आपके मीम जवाब अफजल देते साहब, रहते हैं। सेलेक्टिव मत होइए। अब तो जनता मीम ने, अफजल साहब, मैं आपको सेलेक्टिव मत बता दूं, होइए। आपने आप सेलेक्टिव हो रहे हैं। 130 का मोदी जी के 2.5 साल का हिसाब किताब होगा, ठीक है, लेकिन ये भी कहिए कि अखिलेश की भी 5 साल की सरकार का हिसाब किताब होगा। ये भी आपको कहना पड़ेगा, सिर्फ इसलिए कि आपका गठबंधन होने वाला है, आप इस जिम्मेदारी से बच नहीं सकते हैं। इससे कौन इनकार कर रहा है? हाँ। इससे इनकार कौन कर रहा है? हाँ। लेकिन बुनियादी बात तो यह है कि मोदी जी परसों आए थे लखनऊ, बड़ी लंबी तकरीर करके गए हैं और करप्शन के खिलाफ बहुत जबरदस्त बातें वो करते हैं। लेकिन जो अभी इनके ट्रांसपोर्ट का खर्चा है, आज हमारे यहां जलसा हुआ था पीसीसी के अंदर, वहां पूछा गया कि भैया ये जो आपने ट्रांसपोर्ट पे लाखों करोड़ों रुपए खर्च किया है मोदी जी की रैली में, वो पैसा कैश से आया था क्या कैशलेस हुआ था? कौन से
प्लास्टिक कार्ड से स्वाइप करके पैसा पेमेंट किया गया है बसों का। अच्छा, एक बात बताइए मालूम करके मीम अफजल जरा साहब, बता आप दूसरी अक्सर बात दिल्ली ये से है हमारी डिबेट में शामिल होते हैं। मीम अफजल साहब, लखनऊ से क्या महसूस हो रहा है इस बार? क्या कह रही है लखनऊ की पल्स? जी। नब्ज समझ में आ रही है? देखिए, नब्ज लखनऊ नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश की नब्ज को हम देख रहे हैं। हाँ। मैं पिछले 3-4 महीने में उत्तर प्रदेश के गांव देहातों में भी गया हूं, शहरों में भी गया हूं, और पिछले 1 महीने में 50 दिन के अंदर काफी मैंने उत्तर प्रदेश को घुमा है। जमीन पर जाकर देखें, मैं तो इस पहले दिन से कह रहा हूं कि आप यहां पर टेलीविजन चैनल पर दावे करते रहे हैं कि जनता बहुत खुश है। हाँ। आपके कुछ समर्थक टेलीविजन चैनल ये दिखाते रहे कि थोड़ी बहुत तकलीफ पर उठा अखिलेश से देंगे, खुश है? लेकिन देश का बहुत भला होने वाला है। अखिलेश से खुश है? 3 से 4 लाख करोड़ रुपया आने वाला था, वो कहां है? अखिलेश से खुश हैं लोग? अखिलेश से भी सवाल पूछेंगे, सबसे पहले तो इन्हीं से पूछेंगे। हाँ। इन्होंने तो कल तीनों पार्टियों पर हमला किया है, परसों प्रधानमंत्री ने। और आपका गठबंधन जवाब हो गया तो उनको आपसे देना भी है। पूछेंगे। अखिलेश हम पर हमला करेंगे तो उनको भी जवाब देंगे। हाँ, ठीक है, ठीक है। चौधरी साहब, आपको भी लग रहा है एसपी और बीजेपी? सुधांशु जी, 1 सेकंड में आ रहा हूं बस। चौधरी साहब, एसपी और बीजेपी का हिसाब किताब होगा? मोदी जी का 2.5 साल का, अखिलेश का 5 साल का? देखिए, मैं आपको बता दूं, आप पूछ रहे हैं कि भाई ये सेमीफाइनल होगा मोदी जी का। मुझे ऐसा लग रहा है इन 5 राज्यों का जो इलेक्शन है वो मोदी जी का फाइनल होगा। बीजेपी को 5 राज्यों के इलेक्शन के बाद मोदी जी को कहना पड़ेगा हाथ जोड़ के कि भैया एक तरफ हो जाओ, अब हमें करने दो, नहीं तो हम नजर भी नहीं आएंगे। क्योंकि जनता में जो रोष है, जो जनता परेशान है, 125 लोग जो ना मर चुके हैं इस देश में, ना कोई उनके लिए मुआवजे की घोषणा, ना किसी नौकरी की घोषणा। अगर जरा सा कोई भूकंप भी आ जाता है तो उसमें भी सरकारें कुछ दे देती हैं। ये तो सरकार की कुनीति की वजह से लोग जो है ना चले गए बेचारे। इनके घर के लोग परेशान हैं। जब ये इलेक्शन में आएंगे तो प्रदेश की और देश की जनता इन्हें जवाब देगी, और बीजेपी को कहना पड़ेगा मोदी जी को इन 5 इलेक्शन के बाद कि भैया वहीं जाके अहमदाबाद में कोई चाय की दुकान खोल लो, तुम्हारे बस की राजनीति नहीं। अरे अरे, इस तरह की बातें मत करिए, और इस तरह की बातें मत प्रदेश करिए। में अरे क्यों बहन जी जो है ना क्यों? अरे 2017 में मुख्यमंत्री होंगी। चौधरी साहब, एक सेकंड। इस तरह के निजी कटाक्ष, वो भी बिलो द बेल्ट। नहीं, मैं क्या गलत बोल रहा हूँ? मैं कोई गलत नहीं बोल रहा हूँ। जो वो हर रैली में बोलते हैं मैं चाय वाला हूँ, अगर मैं उसमें बोल दूं तो बात करते हैं प्रधानमंत्री? सर मेरी बात सुनिए, वो हर रैली में बोलते हैं मैं चाय वाला हूँ, मैं चाय वाले से प्रधानमंत्री बन गया। अरे वो ठीक है, लेकिन बाद में चाय बेच लेंगे तो इसमें क्या बुराई है? नहीं, अरे जो काम उन्होंने पहले किया है बाद में कर लेंगे तो क्या बुराई है? छोड़िए, वापस मुद्दे पे, अगर जो काम वो, मैं किसान का बालक हूँ, मैंने खेती की है, अगर मैं बाद में भी जाके खेती करूंगा इससे क्या फर्क पड़ता है? 1 सेकंड, चौधरी जी, आप इतने बेचैन क्यों लग रहे हैं? ऐसा लग रहा है मुकाबला बीजेपी और एसपी कांग्रेस आरएलडी के गठबंधन में हो जाएगा। बेचैन बीजेपी है, बेचैन समाजवादी पार्टी है, इसीलिए आप हम बेचैन तो कंफर्टेबल है। हमने अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी, हम इलेक्शन लड़ने के लिए निकल चुके। ये अभी सीटें जो ना देखेंगे किसे देना है टिकट, किसे नहीं देना। सुधांशु त्रिवेदी, ये परेशान है, हम परेशान नहीं है। सुधांशु जी देख लीजिए, सब कह रहे हैं मोदी जी को 2.5 साल का हिसाब किताब तो देना पड़ेगा। 2019 का सेमीफाइनल मीम अफजल भी कह रहे हैं। देखिए, अभी जो हमारे बसपा के साथी महोदय ने अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया, उसका तीव्र प्रतिवाद करते हुए मैं ये भी कहना चाहूंगा, इसमें कोई आश्चर्य नहीं। जिस पार्टी की शुरुआत ही इस ढंग के नारों से हुई हो कि तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते 4, तो उसमें इस ढंग की भाषा आए तो ये कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं है। मानक जी, इस चुनाव में अलग अलग पार्टियां अलग अलग कारणों से चुनाव लड़ रही हैं। बहुजन समाज पार्टी सिर्फ अपना पैसा बचाने के लिए चुनाव लड़ रही है, समाजवादी पार्टी सिर्फ अपना परिवार बचाने के लिए चुनाव लड़ रही है, और कांग्रेस पार्टी तो जगह जगह अपनी जमानत बचाने के लिए चुनाव लड़ेगी। उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने के लिए और उत्तर प्रदेश को विकास के पथ पर ले जाने के लिए केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है। प्रदेश की जनता ने देख लिया, हाथी के खाने के दांत और दिखाने के दांत और। साइकिल का एक पहिया किसी के पास, दूसरा पहिया दूसरे के पास, और पंजे वाले जो मुट्ठी बांधकर कह रहे थे राहुल जी कि धरती हिल जाएगी, भूकंप आ जाएगा, वो देश की धरती छोड़कर विदेश में चले गए छुट्टी मनाने के लिए। तो उत्तर प्रदेश की राजनीतिक दृष्टि से अत्यंत विवेकशील जनता के सामने ये तीनों दल मिलकर अगर कोई भ्रम पैदा करना चाहे तो मैं नहीं समझता कि उत्तर प्रदेश की जनता को वो किसी प्रकार आपका ये सवाल तो जायज है। राजकुमार भाटी जवाब बना लिया है एक निर्णायक जनादेश भाजपा। ये सवाल जायज है, जवाब दीजिए। और सवाल सीधा है, देखिए राजकुमार भाटी, इसको आप अवॉइड मत करिए। इसके लिए बहुत प्रसिद्ध मुहावरा है कि अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना। नहीं,
आपकी साइकिल पर जो जंग छिड़ी हो उसकी बात कर रहे हैं। देखिए क्या आप आपस में लड़ रहे हैं? हमारी साइकिल एक रहेगी, एकजुट रहेगी, साइकिल के साथ और भी जुड़ेंगे, साइकिल बहुत मजबूत होगी। अभी तक तो ये तय होने गई है कि साइकिल का पहिया किसका है और हैंडल किसका वो है। तय हो चुनाव आयोग जाएगा, में गया है नॉमिनेशन से पहले तय हो जाएगा। हाँ। नामांकन से पहले तय हो जाएगा। हम एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे, अखिलेश यादव के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, माननीय मुलायम सिंह यादव जी के आशीर्वाद से चुनाव लड़ेंगे, समाजवादी पार्टी एकजुट होकर चुनाव लड़ेगी। अभी तक साथ तो आ नहीं रहे हैं। जो कल से लोग मुलाकात उम्मीद नहीं लगाए की हुए है। हैं, कल से छीका मुलाकात टूटने की, नहीं हुई है बाप बेटे में। जो बीजेपी अखिलेश के जी में लोग और छीका मुलायम में। टूटने की उम्मीद लगाए हुए हैं, उनके भाग्य से छीका नहीं टूटेगा। अच्छा, आप कह रहे हैं ये जी। उम्मीद लगा के बैठे हैं लेकिन छीका नहीं टूटेगा। जी जी जी। और जो अब अपने आप ही अपना रिपोर्ट कार्ड पेश कर रहे हैं, रिपोर्ट कार्ड चौराहे पे हंडिया फूट चुकी है, छीका फूटने की क्या बात कह रहे हैं साहब? देखिए ये बात तो सही है ना राजकुमार जी, ये पहले मुकाबला अलग होता, लेकिन जब से आपकी पार्टी का आपसी झगड़ा शुरू हुआ है, देखिए उत्तर प्रदेश में आज चुनाव की तारीख का ऐलान हो गया है। देखिए ईमानदारी ठीक से है, और और अभी गंभीरता भी से आपकी बात की पार्टी जाए, का- उन्होंने एक वैकल्पिक राजनीति पेश की है। सारी पार्टियां एक तरफ, सबकी जो राजनीति एक तरफ, उन्हीं और के अखिलेश सीनियर यादव की नेताओं को राजनीति हजम एक नहीं हो रही है, जो उन्हीं नहीं, के सीनियर नेताओं को हजम उन्होंने नहीं हो रही है। गुंडे मवालियों को साथ नहीं लगाऊंगा, कमीशन खोरों को साथ नहीं लगाऊंगा, दलालों को साथ नहीं लगाऊंगा, साफ सुथरा प्रशासन दिया है, ट्रांसपेरेंट प्रशासन दिया है। अच्छा, मीम अफजल- ईमानदारी से शासन चलाया है। अच्छा जरा कहिए, कुछ मीम हाँ, अफजल बैठे हैं, अच्छे लोगों आज को शीला साथ- दीक्षित बोली, अच्छे लोगों को साथ लेकर आज चुनाव शीला लड़ेंगे। दीक्षित बोली कि मैं चीफ भाटी जी- मिनिस्टर की कैंडिडेट भाटी को जी, हट जिन जाऊंगी। लोगों ने अगर भाटी ये जी इनका जिन लोगों ने समझौता होता जमीनें है तो कब्जाई हैं मीम अफजल उत्तर साहब- प्रदेश में, क्या उनसे जमीनें वापस दिलवाएंगे? अच्छा एक सेकंड, मीम अफजल साहब, मीम अफजल साहब, तारीखों का ऐलान तो हो गया, कुछ गठबंधन के बारे में भी आगे बताइए। देखिए आज यहाँ लखनऊ के अंदर सबसे बड़ा सवाल यही मीडिया ने पूछा था, और इस पर गुलाम नबी आजाद साहब ने जो कहा वो बता देता हूँ। आपने शीला जी का भी जिक्र किया। हाँ, मैं शीला जी को एक सीनियर लीडर मानता हूँ, उन्होंने बड़ेपन का सबूत दिया, उन्होंने ये महसूस किया। और आज आजाद साहब ने कहा कि हमने 403 पर अपनी पूरी तैयारी कर ली है, हमारी लिस्टें तकरीबन फाइनल हैं। हाँ, कल जो है इलेक्शन कमेटी की मीटिंग हो रही है यहीं लखनऊ के अंदर, मैं भी यहीं मौजूद हूं, और हम अपनी 403 सीटों के साथ बिल्कुल तैयार हैं। उसके साथ साथ आजाद साहब ने एक बात और कही, जब पूछा गया कि क्या समाजवादी पार्टी से कोई गठबंधन हो रहा है, तो उन्होंने कहा अवामी प्रेशर जरूर है, लेकिन अभी समाजवादी पार्टी के अंदर का जो झगड़ा है, अगर वो तय हो जाता है, हम इसमें उस वक्त तक कोई बात नहीं करना चाहते। अच्छा, इसलिए नहीं बीजेपी करना कह रही है कि देखिए कि हम अपने गठबंधन सर की पे बात हो रही है, इल्जाम इसी से देना अंदाजा चाहते हैं कि लगा हमारी लीजिए वजह से कोई कि गड़बड़ हो अलग अलग गई है। बीजेपी को हरा नहीं सकते तो साथ मिल गए हैं इसीलिए। मैं सुन ले, देखिए वो तो बिहार में भी हुआ था, और आप देख लीजिए बिहार में क्या हुआ। भाई बीजेपी को नेशनल 2014 में 31% ही वोट तो मिला है, 69% तो वोट इनके अच्छा, खिलाफ सुधांशु जी कुछ कहना चाह रहे थे। डेमोक्रेसी है, जिसको सुधांशु जी, मेजोरिटी जल्दी से। मिलती है वो सरकार चलाता है, लेकिन आवाम की मेजोरिटी इनके साथ नहीं है, बता दूं आपको। दूसरे उत्तर प्रदेश के बारे में एक बात और कहूंगा। हाँ, जल्दी, हाँ। सुधांशु भाई यहाँ बैठे हैं, बड़े लर्नेड आदमी हैं। उत्तर प्रदेश इतनी बड़ी पार्टी मोदी जी के चेहरे पर चुनाव लड़ना चाहती है, आपने चीफ मिनिस्टर नहीं डिक्लेयर किया, क्यों? इसलिए कि आपके यहाँ चीफ मिनिस्टर के लिए कोई नाम ही नहीं है। एक नाम है, सुधांशु जी भी जानते हैं। अब बताइए, लेकिन आप अगर तो वो दिल्ली उत्तर से लाए प्रदेश के import चीफ मिनिस्टर करके, बन आप गए बीजेपी से सवाल तो पूछ रहे मोदी हैं। जी को बड़ा चैलेंज हो जाएगा, बता दूं आपको मैं कह रहा हूं इसलिए आप खुद उनका नाम दिल्ली भी से नहीं लिया import जा रहा करके है यहाँ लाए पर। और आप बीजेपी से सवाल ऐसा पूछ रहे नहीं है कि बीजेपी के पास लीडर नहीं हैं। है। सुधांशु जी जवाब दीजिए। अभी तो उन्हीं से देखिए, सवाल पूछने का एक तो वक्त है मैं मीम ना। अफजल साहब से कहना चाहूंगा, भाई हमारी जेब में भी पैसे नहीं है, आवाम की जेब में भी पैसे अगर नहीं है, तो सवाल ये तो इनसे तरीका- पूछा जाएगा। ठीक है। हाँ सुधांशु जी, मीम अफजल साहब, अगर आप इस नजरिए से कहेंगे परसेंटेज ऑफ वोट पे, तो 1984 में राजीव गांधी 414 की मेजॉरिटी लेके 41% वोट पे आए थे, तो इसका मतलब 60% लोगों ने रिजेक्ट कर दिया था 1984 में। इसलिए नहीं, अगर हमें देखना है तो या तो हम सीट के हिसाब से देखें सुधांशु भाई, या मैंने मत तो प्रतिशत पहले के ही हिसाब कहा से देखेंगे। कि डेमोक्रेसी में ऐसा ही अब मैं होता इससे है। आ रहा हूं। हाँ जल्दी सुधांशु जी। हाँ, मैंने तो कहा। अब मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, आज की राजनीति में एक मजेदार बात देखिए, मानक जी आपकी इस डिबेट में दिखाई पड़ रही है। बसपा ने तीखे शब्दों का प्रयोग किया, अमर्यादित शब्दों का मोदी जी के लिए, मीम अफजल साहब के निशाने पे हम, भाटी जी के निशाने पे हम, मतलब बहुत साफ है कि तीनों पार्टियों का एक समान निशाना भारतीय जनता पार्टी। इसका मतलब यूपी की राजनीति के केंद्र में इस समय चौधरी साहब जवाब दीजिए, क्लोजिंग आपको दे रहा हूं। बीजेपी वर्सेज रेस्ट। जबकि चौधरी साहब क्लोजिंग आपको दे रहा हूं। बीजेपी से क्यों टक्कर ले रहे हैं? एसपी है सरकार में तो वहां पे
देखिए मैं आपको बता दूं, हम तो बीजेपी को उत्तर प्रदेश में लैंड में ही नहीं मान रहे। ये तो मीडिया ने बना के रखा हुआ है इन्हें कि भाई मीम अफजल साहब का जो ना मुकाबला जो है ना बीजेपी से, भाटी जी का मुकाबला बीजेपी से, हमें हल्के में नाप रहे हैं लोग। अफसोस की बात तो ये जो दूसरे नंबर की पार्टी है उसे कहते हैं वो कहीं नहीं है, और जो तीसरे नंबर की पार्टी है उससे सबकी फाइट हो रही है। ये बड़े अफसोस की बात है। ये तो मीडिया ने बनाया हुआ है। ये जो है ना सच्चाई देश की प्रदेश की जनता जानती है। अरे तो 11 मार्च को बात बहुत करेंगे। ठीक है चौधरी साहब, 11 मार्च को बात करेंगे। पहले नंबर, दूसरे नंबर, तीसरे नंबर पे कौन है और आपस में लड़ रहे हैं या फिर किससे किसकी डायरेक्ट फाइट है, वो 11 मार्च को पता चलेगा। लेकिन हाँ, इस बात पर कम से कम सहमति होनी चाहिए, केंद्र की मोदी सरकार और यूपी की समाजवादी पार्टी की सरकार, इन दोनों के ऊपर जनमत संग्रह यूपी के चुनाव में जरूर होने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे बड़ा सवाल में आने के लिए सुधांशु त्रिवेदी, मीम अफजल, राजकुमार भाटी